नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से आज की हिंदी पाठशाला में। हम पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक का अध्ययन कर चुके हैं। अब आते हैं उसके प्रश्न अभ्यास पर। कुछ प्रश्न अभ्यास में दिए गए हैं, मात्र वही नहीं उसके अतिरिक्त भी पाठ के बीच से जो भी प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अतः आपको हर पंक्ति बहुत ध्यान से पढ़नी है और समझनी है, और जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में आते हैं, आपको लगता है कि यह प्रश्न भी बन सकता है, तो उनको आप लिखते जाएं, नोट्स बनाते जाएं और उनके उत्तर संकेत बिंदुओं के रूप में कि इसमें ये उत्तर आ सकता है, नहीं आ सकता है, वो सब बातें सोच विचार कर आपने लिखनी है। अगर कहीं किसी पंक्ति में कोई समस्या आती है तो आप अवश्य पूछें, ताकि पेपर में कोई ऐसा प्रश्न ही ना हो जो आपकी नज़रों से या आपके दिमाग से गुजरा न हो। तो पहले प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने या को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है। कि जो रानी एलिजाबेथ ने दिल्ली में आना है, उस समय जो तैयारियां चल रही हैं, जो बदहवास है सब कुछ काम करने के लिए, जो कभी काम ही नहीं करते थे, तो उनकी मानसिकता बतानी है कि उन लोगों की मानसिकता क्या है, पहले क्या थी और अब क्या है। आप दोनों बिंदुओं पर विचार करेंगे कि प्राय सरकारी तंत्र में क्या होता है, अपना काम समय पर नहीं करते हैं, अपना कार्य दूसरे के कंधे पर डाल देते हैं और भूल जाते हैं कि हमें कुछ काम भी करना था। आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं कि यह तो जिम्मेदारी आपकी है, तो कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं होता है। तो इस तरह की मानसिकता होती है। लेकिन अब जो उनकी मानसिकता इस समय है, जो चिंता है कि जॉर्ज पंचम की नाक जो लाट पर से गायब है उसे लगाने की जो चिंता है, और बदहवासी में वो कोई निर्णय लेना चाहते हैं कि किस तरह से इस समस्या का समाधान हो, वह किस मानसिकता को दर्शाता है। एक तो यह है कि वो दिखावे का जीवन जीते हैं, कि दिखावे के लिए वो कार्य करना चाहते हैं। इच्छा से किया होता तो हर कार्य समय पर होता है। तो अब क्या कहते हैं, उस बदहवासी में एक तो आरोप प्रत्यारोप वाली मानसिकता दिख रही है, दूसरी अपने नाम की, कि हमारा नाम न खराब हो जाए, कि कोई हमारे देश में आ रहा है और उसके सामने हमारी नाक न कट जाए, तो अपनी छवि के लिए। और स्वार्थी मानसिकता, कि आज भी हम उन लोगों के लिए बिछे जाते हैं जो शोषक रहे हैं हमारे, जिन्होंने हम पर अत्याचार किया है, हम पर शासन किया है। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हम उस गुलाम मानसिकता से आज़ाद नहीं हो सके हैं, जो गुलामी के समय कुछ भारतीयों में तब भी थी और आज भी शेष है। तो ये जो मानसिकता है, जो मन की स्थिति है, लोगों के सोचने का नज़रिया है, आज भी कैसा है, वह सब बिंदु हमने इस प्रश्न में लिखने हैं। अब दूसरा प्रश्न, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था। उनकी परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे। तर्क संगत होता है कि आप क्या लॉजिक देंगे, क्या रीज़न देंगे कि वह सही चिंतित है, परेशान है। तो रानी एलिजाबेथ का दर्जी है। पहले तो दर्जी का कार्य वेशभूषा तैयार करना, और दर्जी भी किसका, एक महान हस्ती का, इंग्लैंड की महारानी। अब जो है पोशाक है उनकी पद और गरिमा के अनुसार होनी चाहिए। पहली चिंता तो ये है कि अगर उनके अनुसार नहीं हुई, जो उनकी शोभा बढ़ाने वाली नहीं हुई, तो नाराज़गी हो सकती है, दंड मिल सकता है। और जो व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित है वह बेहतर से बेहतर करना चाहता है। तो चिंता स्वाभाविक हो जाती है कि मैं अपना काम अच्छे से किस तरह से करूं, क्योंकि वह अपनी छवि के प्रति भी सजग होता है, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित भी होता है। तो उसकी परेशानी का एक कारण रानी की गरिमा के अनुकूल वेशभूषा होना। दूसरा, जिन देशों में उनको जाना है वहाँ के मौसम के अनुकूल भी वस्त्र का जो धागा है उसका चयन होना चाहिए, कि गर्म देश है तो कपड़ा कैसा हो, नुकसान ना दे स्किन को, त्वचा को। तो इस तरह की वो चिंता उसके लिए जायज़ है। सिलाई कैसी हो, अगर काम पसंद आएगा तो दूसरे देशों में भी नाम होगा, भाई किसने बनाया इतना खूबसूरत, और नाम किसे बुरा लगता है, सभी को भाता है, अच्छा लगता है। तो ये सब उसकी चिंता के कारण रहे हैं, और ये तर्क संगत भी है, क्योंकि जब हम किसी संस्था से जुड़ जाते हैं, किसी व्यक्ति से जुड़ जाते हैं, उसके लिए कार्य करते हैं, तो उसकी गरिमा हमारे कार्य से जुड़ी होती है, तो हम अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हो जाते हैं, और हो भी जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से तो यही होना चाहिए। अगर हम ईमानदार हैं तो ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं।
तो दर्जी भी ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहता था, दूसरा अपनी छवि अच्छी बनाना चाहता था, और तीसरा कि किसी गलती की गुंजाइश नहीं चाहता कि उसको किसी भी कारण से उसे दंड दिया जाए या उसको अपमान सहना पड़े। तो इसलिए उसकी परेशानी तर्कसंगत है। तीसरा प्रश्न है, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के क्या प्रयत्न किए गए होंगे कि जब यह समाचार मिला कि महारानी एलिजाबेथ भारत आएंगी तो नई दिल्ली जो राजधानी है उसमें विशेष तैयारियां तो होनी ही होनी है। जब कोई इतनी बड़ी हस्ती कहीं आती है, किसी भी देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राजा महाराजा कोई अगर कहीं है, वह आते हैं तो उनकी विशेष स्वागत की तैयारियां की जाती हैं। तो स्वाभाविक रूप से एलिजाबेथ की स्वागत की तैयारियां भी होनी थी। तो नई दिल्ली में प्रयास शुरू हो गए थे, वही बताने हैं कि क्या क्या प्रयास हुए होंगे भी साथ में लिखा है। तो होंगे में कुछ तो पाठ में ही बिंदु दिए गए हैं और कुछ आप अपनी कल्पना से लिख सकते हैं कि जो सामान्य रूप से किसी विशेष अतिथि के शहर में, देश में आने पर किए जाते हैं। तो पाठ में ये आ चुका है कि सड़कों की मरम्मत की गई, रंग रोगन किया गया इमारतों पर, सरकारी इमारतों पर। तो इनके साथ साथ और जो तालाब है जहाँ मूर्ति है उसके तालाब की सफाई की गई, मूर्ति को भी रंग रोगन से फिर से नया रूप दिया गया। इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि और जो तैयारियां की जाती हैं उसमें हो सकता है जब कोई आता है तो सड़क के दोनों तरफ झंडियों से सजाया जाता है, चूने की लाइनें खींची जाती हैं सड़क के दोनों ओर, पेड़ पौधों की कटाई छटाई की जाती है, अनेक तरह की तैयारी होती है, पंडाल लगाए जाते हैं, सुंदर सुंदर टेंट लगाए जाते हैं, उनकी सुरक्षा के इंतज़ाम किए जाते हैं। तो यह बातें जो भी विशेष तैयारियों में सम्मिलित होती हैं, आप लिखेंगे कि ऐसा भी किया गया होगा। किया गया नहीं करेंगे क्योंकि प्रश्न होंगे में है, तो आप होगा का ही प्रयोग करेंगे। फिर प्रश्न आता है 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि का वर्णन का दौर चल पड़ा है कि जो बहुत नामी हस्तियां हैं उनके कपड़े कैसे पहनते हैं, वो क्या खाते पीते हैं, कैसा उनका घर है, उनके घर में कौन सा पशु उन्होंने पालतू रखा हुआ है, कुत्ता है, क्या है, हर चीज़ उनके बारे में छोटी छोटी घटनाएं भी, सूचनाएं भी मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। तो पहला प्रश्न इस पंक्ति से जुड़ा है कि इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं कि क्या जो चर्चित हस्तियों की छोटी छोटी बातों को हम तक पहुंचाया जाता है, आपके विचार से वह उचित है या अनुचित है। अगर उचित है तो कितनी मात्रा में अनुचित है, तो क्यों अनुचित है, आपको कारण बताते हुए उत्तर देना होता है। सबसे पहली बात मेरे विचार से कि पत्रकारिता में ठीक है चर्चित हस्तियों का वर्णन तो हमें मिलेगा ही, क्योंकि वो हमारे प्रेरणादायक स्रोत भी हो सकते हैं, प्रेरणा भी हमें उनसे मिल सकती है कि भाई किस स्तर से लेकर किस स्तर तक वो पहुंच गए हैं अपनी लगन, मेहनत, निष्ठा के बल पर, तो मार्गदर्शक भी हो सकते हैं। लेकिन उनकी अगर छोटी छोटी बातों को मीडिया हम तक पहुंचाए कि वो ऐसा खाते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाते हैं, अगर ये चीज़ें छोटी छोटी बातें हर वक्त सामान्य जनता के पास जब पहुंचती हैं, तो सामान्य जनता के लोगों में भी वैसा ही जीवन जीने की इच्छा जागृत हो जाती है। अब इच्छा जागृत होती है तो सपनों को पूरा करने के लिए लोग कई बार क्या है गलत रास्ता भी अपना लेते हैं, क्योंकि उनके पास सामर्थ्य नहीं है, उतना बजट नहीं है, लेकिन वो वैसा जीवन जीना चाहते हैं। कई बार वो निराशा की स्थिति में चले जाते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ प्रभावित भी हो जाते हैं कि अच्छा इसका जीवन ऐसा है तो हमें भी बनना है, तो हम भी इतनी मेहनत करेंगे। तो ये लोगों के नज़रिए पर भी निर्भर करता है। तो ऐसी पत्रकारिता जो है उसे मुख्य जो समाचार खबर होती हैं उनमें स्थान नहीं मिलना चाहिए मुख्य पृष्ठ पर। हम मनोरंजन वाले खाते में इनको डाल सकते हैं कि कुछ हमें मनोरंजन के लिए अखबार में पढ़ना है समाचार पत्र में, तो वहाँ पर इनको स्थान दिया जाए, लेकिन मुख्य समाचार बनाकर जब डाल देते हैं तो उसका प्रभाव, वो उस तरह की पत्रकारिता अधिक उचित नहीं कही जा सकती। फिर है इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। आम जनता की तो बात हमने अभी भी कर ली कि इस तरह की पत्रकारिता के नुकसान बहुत हो जाते हैं जो युवा पीढ़ी है विशेषकर उसके लिए, क्योंकि युवा पीढ़ी क्या है उसमें उमंग और आवेश है, उत्साह भी है,
लेकिन कभी कभी उस उमंग और उत्साह में, वैसा ही बनने की चाह में वो विवेक खो बैठता है। सही गलत का निर्णय छोड़कर वैसा ही बनना चाहता है, चाहे जो भी रास्ता अपना ले। रास्ता सही है गलत है उसे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो कई बार वह गलत रास्ते पर चला जाता है, भटक जाता है, जो उसके जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है और भविष्य को अंधकारमय कर देता है, उज्जवल बनाने की बजाय। तो पत्रकारिता सटीक होनी चाहिए, सही सूचनाएं हम तक आनी चाहिए। सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बात को बढ़ा चढ़ाकर या इस तरह से प्रस्तुत ना किया जाए कि लोग उसके प्रभाव में आकर वैसा ही होने की चाह में कुछ भी गलत कर बैठें। तो पत्रकारिता में स्पष्टता और सच्चाई अवश्य होनी चाहिए, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। अब मूर्तिकार ने जो जो यत्न किए वहाँ से शुरुआत करनी है। सबसे पहला उसने क्या किया, उसने कहा कि पत्थर जो है उसकी किस्म का पता लगाया जाए कि कहाँ से लिया गया है। फिर उसके बाद क्लर्क को कहा गया कि पत्थर की खोज की जाए, जांच की जाए कि यह कहाँ से आया था। फिर वहाँ भी सफलता नहीं मिली तो उसने कहा कि मैं भारत के भ्रमण पर जाऊँगा और हर पहाड़ पर जो पत्थर है वहाँ पर इसकी किस्म को खोज निकालूंगा। तो उसने पूरे भारत के जो पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उन पर उनका दौरा किया, वहाँ भी नहीं मिला। फिर उसने पूरे भारत का भ्रमण किया, किस लिए कि जो स्वतंत्रता सेनानियों की, महापुरुषों की और यहाँ तक कि शहीद बच्चों की लाटों की नाक का भी नाप लिया, लेकिन वो सभी नाकें जो हैं बड़ी निकली, जॉर्ज पंचम की नाक पर फिट नहीं बैठी, तो वहाँ भी उसको सफलता नहीं मिली। ऐसे अनेक प्रयास करते करते अंत में उसने क्या उपाय निकाला कि एक जिंदा नाक लगा दी जाए, जिसकी भी नाक फिट बैठे 40 करोड़ भारतीयों में, तो उसकी लगा दी जाए। तो उसने ये अनेक प्रयास किए और अंतिम प्रयास में, इस प्रयास में सहमति तो जो ऊपर अफसर अधिकारी हैं उनके उसे अवश्य रही, तभी वह ये कार्य कर पाया। उसके अंतिम प्रयास में उसे सफलता भी मिली। तो उसने यह प्रयास की, ये आप लिखेंगे। फिर जो अगला प्रश्न आता है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। तो ऐसे कथन हैं। और साथ साथ पाठ पढ़ाते समय मैंने आपको रेखांकित करने को भी कहा था कि बहुत व्यंग्यात्मक पंक्ति है, महत्वपूर्ण पंक्ति है, तो वो पंक्ति आपको लिखनी थी। जैसे शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। दूसरा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। तो इस तरह की अनेक पंक्तियाँ मध्य में आई हैं, जहाँ पर मैंने आपको संकेत किया है, उन्हें आप इस प्रश्न में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, वह आपको लिखना है। अब नाक जो है मुहावरा है, नाक पे अनेक मुहावरे हैं कि नाक कटना तो हम उसको लेते हैं कि अपमान हो जाना, नाक ऊंची होना बहुत स्वाभिमानी होना। तो इस तरह से नाक जो है मान और सम्मान का हमारा प्रतीक होती है, चिन्ह मानते हैं उसे। तो इसमें क्या है, पूरी रचना में नाक से संबंधित दो बातें आई हैं। एक तो जॉर्ज पंचम की लाट की नाक का कटना संकेत है कि भारतीय जनमानस में उन अंग्रेजी विदेशी शासकों का कोई सम्मान शेष नहीं है। हम उनका कोई सम्मान नहीं करते हैं, मन में हम उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, हम उन्हें अपने मन से निकाल फेंक चुके हैं। दूसरा, ऐसे लोग भी हैं जो आज भी गुलाम मानसिकता के हैं, जो आज भी उन विदेशी शासकों का या उन जैसे लोगों का स्वागत करने को तत्पर हैं, उनके सामने बिछे जाने को तत्पर हैं, उनके लिए काम करने को तत्पर हैं, बशर्ते उनका नाम हो, उन्हें कुछ लाभ हो। तो अपने स्वार्थ के लिए वो आज भी गुलामी का जीवन जी रहे हैं मानसिक रूप से। इसके अतिरिक्त हम यह भी कह सकते हैं कि दूसरी जो बात साथ आई है कि जो शहीद बच्चों की और स्वतंत्रता सेनानियों की जो नाक है वह बड़ी है, कि जो भारतीय जनता है वह मानती है कि उसके महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों ने देश की आज़ादी के लिए क्या किया है। वह उन सब कार्यों से, उनकी शहादत से
अनभिज्ञ नहीं है, उनके महत्व को, उनकी शहादत को समझती है और उनका मन से भरपूर सम्मान करती है। तो कोई भी हस्ती हो, उनके सामने अपने शहीदों और क्रांतिकारियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो उनके सम्मान का प्रश्न है किसी के, तो हमारे अपने स्वतंत्रता सेनानी और शहीद सबसे ऊपर आते हैं। तो ये दोनों बातें हम लिखेंगे कि जॉर्ज पंचम की नाक का कटना, विदेशी शासकों का सम्मान खत्म होना, दूसरा गुलाम मानसिकता वाले लोगों पर व्यंग्य होना कि वो तो दूसरों के लिए अपने को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचाने को तत्पर हैं। उन लोगों पर व्यंग्य है कि वो इसे बना रहे हैं अपनी नाक का प्रश्न, जबकि ऐसे कार्य करके उनकी नाक भारतीय जनमानस में कट रही है। तो ये सब बातें आप इस प्रश्न में लिखेंगे। अब अगला प्रश्न है, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? कि जो उसने बहुत सारे प्रयास किए मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की लाट की जो नाक कटी थी वहाँ पर लगाने के लिए, वह सफल नहीं हुआ। उसने पूरे देश का भ्रमण किया, स्वतंत्रता सेनानियों की लाटों की नाक का नाप लिया, वो बड़ी निकली तो उसने सोचा बच्चों की छोटी होंगी, तो बच्चों की लाट की नाक का नाप लिया ताकि वो उस जॉर्ज पंचम की लाट पर फिट कर सके, लेकिन बच्चों की नाक भी बड़ी निकली, अर्थात उनका सम्मान बहुत बहुत अधिक है किसी भी विदेशी शासक की तुलना में। तो संकेत यही है कि देश प्रेम से हमारा भारतीय जनमानस बिल्कुल खाली नहीं है, देश प्रेम की भावना सर्वोपरि है, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का सम्मान सबसे ऊपर है। यही कारण है कि उनकी नाक बड़ी निकली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक से। अगला प्रश्न है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? वो पंक्तियां आप लिखेंगे कि अखबारों ने छापा कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है, जो जिंदा नाक जैसी लगती है, यानी कतई पत्थर की नहीं लगती। तो उसमें क्या है, उन्होंने उस सच्ची खबर को भी झूठ के आवरण में लपेटकर हमारे तक प्रस्तुत किया, अर्थात स्पष्ट रूप से नहीं बताया, सच्ची घटना को जनता के सामने मीडिया ने नहीं प्रस्तुत किया। तो इस तरह से उन्होंने बात को छाप भी दिया और छिपा भी लिया। तो आजकल प्रायः मीडिया ऐसा ही कार्य करती है कि स्पष्ट रूप से जनता को सही जानकारी नहीं पहुंचाती है, जिस तरह से उसने नाक वाली घटना को छिपा लिया। फिर अगला प्रश्न जो 11वां प्रश्न है वह फिर इससे जुड़ जाता है कि उसमें इसने यह लिखा है कि जो 11वां प्रश्न की बात हो रही है, 10वां भी छोड़ा है बीच में, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? अब क्या होता है कि जो खबरें हैं समाचार मीडिया तक तो पहुंच ही जाते हैं किसी न किसी तरीके से, अब वो उस चीज़ को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके भी अनेक कारण हो सकते हैं। वो चुप क्यों थे, उसके कारण हमें संभावना खोजनी होती है कि क्या हो सकते हैं। कई बार क्या होता है कि मीडिया कर्मियों पर, मीडिया जिनका अपना चैनल है, उन पर राजनीतिक दबाव बहुत होता है, तो वो चाह कर भी नहीं छाप पाते हैं, या फिर धन का प्रलोभन उन्हें मिल जाता है, तो धन के प्रलोभन की वजह से, लालच की वजह से वो जानबूझकर सच्ची खबर नहीं छापते हैं। कई घटनाएं हमने अखबारों में ऐसी भी पढ़ी हैं कि जो रिपोर्टर होते हैं, जो सच्ची खबर छापते हैं, जो साहसी हैं, ऐसी खबरें जब वो सबके सामने ले आते हैं जो गुप्त रखी गई हैं, कुछ किसी का भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद हमने देखा है कि उनकी हत्याओं के या दुर्घटनाओं के मामले एकदम से सामने आ जाते हैं, जो अस्वाभाविक मौत का हमें खबर सुनने को मिलती है। तो कुछ अनेक ऐसे प्रसंग हो सकते हैं कि शायद उस घटना से संबंधित भी मीडिया के सामने कोई दबाव रहा हो, तो मीडिया जो है चुप रही, उसने सही जानकारी नहीं दी। दूसरा, जब वो अखबार चुप होने से अभिप्राय यहाँ यह है कि मन से वो उसके घटना के विरोधी थे, मन से स्वीकार नहीं किया था, वो भी मानते थे कि जो कुछ किया गया है वह गलत है, लेकिन खुलकर विरोध नहीं कर पाए। तो अपने तरीके से, अपने अखबार के माध्यम से उन्होंने विरोध किया कि किसी भी स्वागत समारोह, अभिनंदन, मानपत्र, कोई भी इस तरह की घटना अपने अखबार में नहीं छापी जो आनंददायक हो, जो प्रसन्नतादायक हो।
अखबार खाली रखने का मतलब उनका विरोध करने का एक तरीका रहा है। अब 10वां प्रश्न देखते हैं। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है जो हम पहले ऊपर 7वें प्रश्न में जो कर चुके हैं, लगभग वैसा ही उत्तर बन जाना है। वो कहना चाहता है कि नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। यहाँ सिर्फ नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक की बात नहीं है। यहाँ नाक न होना उनकी तरफ इशारा करती है जो लोग मन से गुलाम हैं, अपनों को नुकसान पहुंचाने को तैयार हैं। उनके लिए लाट की नाक सम्मान का प्रश्न चिन्ह बन गई है और उनके सामने प्रश्न है कि लाट की नाक कैसे लगाई जाए। उनकी गुलाम मानसिकता, उस पर व्यंग्य किया गया है। तो लेखक यही बताना चाहता है कि ऐसे लोगों की तो नाक ही नहीं है जो आज भी आज़ाद भारत में भी गुलाम मानसिकता का जीवन जी रहे हैं और तुच्छ लाभ के लिए अपनों को, अपने देश को गिरवी रखने तक को तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह के जो बिंदु मैंने आपसे विचार विमर्श जिन पर किया है, उनको लिखते हुए आप विस्तार देंगे और अपने प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले पाठ के साथ अगली वीडियो में।